बाहर क्या हुआ? नमस्कार सभी को, मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार का बिलाना कैरियर मेकर में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इसके पहले के सेशन में हमने आर्टिकल 18 पर विस्तृत चर्चा की थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम एक अनुच्छेद के बारे में और चर्चा करेंगे और यह अनुच्छेद होगा आपका अगला, जो कि आता है आर्टिकल 19। तो आज का सेशन रहने वाला है आर्टिकल 19 पर बेस, यानी कि आर्टिकल 19 की यहाँ पर संपूर्ण चर्चा की जाएगी। तो आर्टिकल 19 के बारे में छोटी छोटी 3 या 4 क्लासेस आपके लगेगी, क्योंकि बहुत बड़ा अनुच्छेद आपका आर्टिकल 19 होता है और इसका कोई सीमित क्षेत्र नहीं है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें अनेकों निर्णयों द्वारा इसके क्षेत्र को बढ़ाया भी गया है या घटाया भी गया है। तो आर्टिकल 19 जो कि आपका संबंधित होता है आपकी स्वतंत्रताओं से, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं इसमें दी जाती है। यानी कि जैसे कि आप समझते हैं, बोलने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, अंतर स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, तो अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं आपकी इसमें दी गई है। तो अगर हम स्वतंत्रताओं के क्रम में बात करें, इसमें केवल स्वतंत्रताएं इतनी दी गई है ताकि आपके लिए आवश्यक है, जो कि आपके लिए आवश्यक है। वहां पर जहां पर आप अपनी स्वतंत्रताओं के द्वारा किसी दूसरे की स्वतंत्रताओं का हनन करता है, तो ये आर्टिकल आपको उसकी अनुमति नहीं देता। यानी कि अगर हम इस क्रम में बात की जाए तो ये अनुच्छेद, इस अनुच्छेद पर युक्ति युक्त निर्बंधित लगाए जाते हैं, यानी कि समय समय पर इनके क्षेत्र में या इनके अधिकार क्षेत्र में हनन भी किया जाता है या इनमें कटौती की जाती है। वो भी तर्कसंगत कटौती यहाँ पर की जाती है। ऐसा नहीं है कटौती आपसे कोई तर्क नहीं बन रहा है और कटौती हो गई, लेकिन इसके लिए समझिए, इसमें कटौती अगर संसद करेगी तो वो तर्कसंगत होगी, यानी कि युक्त युक्त निर्बंध आप पर लगाए जाएंगे। दूसरा, अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो 619 ये सकारात्मक है। सकारात्मक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये केवल आपके अधिकारों में वृद्धि करता है, यानी कि आपके अधिकारों में ये यहाँ पर बढ़ोतरी करके देता है, तो इसलिए इसे सकारात्मक कहा जाता है। और अगर बात करें हम इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो जब आपका संविधान लागू हुआ था उस समय 1950, 26 जनवरी 1950 को जो आपका मूल संविधान था, उसमें इनकी संख्या 7 थी, यानी कि आर्टिकल 19 के तहत आपको 7 मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई थी। लेकिन वर्तमान समय में आपके पास केवल 6 मौलिक स्वतंत्रताएं बची है जो आर्टिकल 19 में दी गई है। तो कौन सी स्वतंत्रताओं को यहाँ पर घटाया गया है? तो आप जानते हैं, जैसे कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा प्रयास किया गया था आपके संपत्ति के अधिकार को हटाने का, और उसी क्रम में संसद और न्यायालय के बीच में एक बहस भी होती है, जो हम आपके केस की स्टडी जो उनसे क्लास आपकी चलती है उसमें हम उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मोटा मोटा आप समझ लीजिए, जब आपका पहला संविधान संशोधन किया गया तो उसके तहत आपके जो संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाने के प्रयास किया गया, जिसके तहत संकरी प्रसादवाद आपका आता है और संकरी प्रसादवाद में अनुमति मिल जाती है। लेकिन इस फैसले को चुनौती दी जाती है आपकी कोर्ट में। कोर्ट में किसके तहत चुनौती दी जाती है? तो कोर्ट में ये चुनौती आपकी दी जाती है गोलकनाथवाद में। तो गोलकनाथवाद जो पंजाब सरकार का जो कानून आता है उसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं संपत्ति के अधिकारों को लेकर, लेकिन इसमें जो फैसला आता है सरकार के विपक्ष में आ जाता है, और यहीं से शुरू होती है सरकार और न्यायालय के बीच में एक अलग अलग तरह का विवाद। तो सरकार परिवर्तन करना चाहती है, न्यायालय अनुमति नहीं देता, लेकिन उसी क्रम में हम आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन सरकार करते हुए आती है। और 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया था मोरारजी देसाई जी की सरकार के द्वारा, और उसके तहत ये परिवर्तन किया गया। तो ये आई होप समझ गए होंगे आप। ये हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर इस अनुच्छेद के बारे में चर्चा मैं आपको मोटे मोटे तौर पर दे चुका हूँ। तो आर्टिकल 19 अब शुरू करते हैं। शुरुआत की 5 या 6 मिनट मैंने आपके लिए एक बेस इस अनुच्छेद के बारे में बना दिया है। अब आगे इन पॉइंट को लिख लेते हैं, और जैसे जैसे अनुच्छेद हम आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 हमें विस्तृत पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि मोस्टली वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। और अगर व्याख्याएं की बात करें, आपने एक जो सुना होगा क्वेश्चन यूपीएससी स्टेट पीसीएस लेवल पर जो पूछा भी जाता है, मूलभूत संरचना की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में व्याख्यान कीजिए, यानी कि टिप्पणी आप उस पर कीजिए। तो उस पर आप केस स्टडी करते हुए अपने शब्दों को लिखना होगा। वहाँ पर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 दो अनुच्छेदों का विस्तृत महत्व वहाँ पर हो जाता है। तो आर्टिकल 19 जो है एक विस्तृत अनुच्छेद है, इसकी हम धीरे धीरे समीक्षा और इसको समझना शुरू करते हैं। चलिए, तो सेशन आज का फिर स्टार्ट करते हैं। यहीं से हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 के बारे में। तो
अगर बात की जाए अनुच्छेद 19 आपका क्या होता है? ये होता है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। तो अगर वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है यानी कि बोलने की आजादी, आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी समझ सकते हैं, इसका अर्थ यहाँ से निकाला जा सकता है। ये अर्थ आपका होता है बोलने की आजादी। लेकिन क्या आर्टिकल 19 अभी केवल बोलने की आजादी देता है? लेकिन नहीं, ये आपका आर्टिकल 19 आपकी बोलने की आजादी के साथ साथ अन्य आपकी स्वतंत्रता यानी कि अन्य आपको स्वतंत्र अधिकार ये प्रदान करता है। आइए उनके बारे में भी आप जान लेते हैं। अगर अनुच्छेद 19 की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, अनुच्छेद 19 इसकी प्रगति कैसी है? अगर बात करेंगे इसकी प्रगति की तो ये आपका सकारात्मक अनुच्छेद है। ये कैसा अनुच्छेद है? सकारात्मक। अगर बात करें हम अगले के बारे में, किसे प्राप्त है? यह केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। यह केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। चलिए एक मिनट का समय दीजिए। यह केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो हम किस टॉपिक पे थे? आर्टिकल 19 के बारे में बात कर रहे थे। आर्टिकल 19 यह कैसा सकारात्मक प्रकृति का होता है, यानी कि यहाँ पर अधिकारों का सृजन किया जाता है, न कि उनका विनाश किया जाता है, इसलिए इसकी प्रकृति सकारात्मक होती है। अगला पॉइंट यहाँ पर बनता है, यह केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। क्योंकि आप जानते हैं देश में दो प्रकार की आबादी रहती है, एक होती है नागरिक, एक होती है विदेशी नागरिक, यानी कि जो नागरिक नहीं होते, अर्थात यह विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता, जबकि भारतीय व्यक्ति या भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें नागरिकता प्राप्त है उनको ये अधिकार मिलता है। अगला यहाँ पर बात करें और इन पर युक्ति युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। चलिए अगर बात करें मूल संविधान में, मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। लेकिन वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है। तो 7 थी जो रहकर रह गई 6, तो किसके द्वारा कम हुई? तो ये कम होती है आपकी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। अर्थात इस प्रकार लिखना, यह होता है 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, जो आपका संपत्ति का अधिकार था 31 के तहत कानूनी या वैधानिक अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को रद्द करके कानूनी या वैधानिक अधिकार बनाया गया, और इसको जोड़ा किसमें गया? ये रखा गया आपका आर्टिकल 300A में। इसे कानूनी अधिकार अब बना दिया गया। तो 6 स्वतंत्रताओं के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है। तब तक आप लिखिए इसको। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 6 स्वतंत्रताओं की, कौन कौन सी 6 स्वतंत्रताएं आपकी दी गई है प्रावधान की, अगर हम इसमें बात करते हैं आर्टिकल 19 में, तो ये क्या क्या प्रावधान इसमें है। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, पहले में दी गई है आपकी अभिव्यक्ति
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा पॉइंट आपका कहता है शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा पॉइंट कहता है भारत राज्य क्षेत्र में आबद्ध रूप से संचरण की स्वतंत्रता। पांचवा पॉइंट कहता है भारत राज्य क्षेत्र में निवास एवं अधिवास की स्वतंत्रता। निवास एवं अधिवास की स्वतंत्रता। छठा पॉइंट कहता है आपका कोई भी वृत्ति व्यापार एवं कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो ये छठा पॉइंट, इसमें ये 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, जबकि मूल संविधान में 7 थी। आपका संपत्ति के अधिकार हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, दिख रहा है। चलिए, तो अब इन पर थोड़ा सा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं, इन पॉइंटों के बारे में आप समझ लेते हैं। तो जैसे पहले में कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि पहले में आपका आता है बोलने की आजादी। लेकिन इसके अपवाद भी है। अपवाद क्या हो जाएगा, आप दूसरे की बोलने की सीमा में या दूसरे की अधिकारों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी कि इसके तहत अपवाद इसके क्या हो जाएंगे, अपवाद हो जाएंगे दूसरे की सीमा में, दूसरे की स्वतंत्रता की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये इसका अपवाद भी है, प्रवेश नहीं कर सकते। अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट आपका कहता है शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन की आजादी, यानी कि सम्मेलन सभा या बैठक की आजादी। सम्मेलन, कोई सभा या बैठक करने की आजादी। लेकिन अगर हम इसके अपवाद बात करें, अपवाद क्या हो जाएगा इसका अपवाद, इसमें सेना बाहर रखी जाती है, सेना इसका अपवाद है। सेना को सम्मेलन सभा या बैठक करने का अधिकार नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका हथियारों, यानी कि आयुध व गोला आदि से सुसज्जित होकर सम्मेलन हो गई, आपकी सभा हो गई या बैठक का आयोजन नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट आपको कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की यानी कि कोई भी संगठन हो गया आपका, कोई भी आपका संघ हो गया, संगठन हो गया, निकाय हो गया, कंपनी हो गई, की स्थापना की स्वतंत्रता। पार्टी भी हो सकती है, पार्टी भी हो सकती है, क्या पार्टी भी है। लेकिन अपवाद की अगर हम बात करें, यहाँ पर इसके अपवाद भी है। सेना ही इसकी अपवाद होगी, सेना को यह अधिकार नहीं प्राप्त है संघ बनाने की। भारत के राज्य क्षेत्र में आबद्ध रूप से संचरण की आजादी, यानी कि चौथा जो पॉइंट हो जाएगा, चौथा पॉइंट कहता है हमें भारतीय सीमा के अंदर घूमने की आजादी।
लेकिन इसके अपवाद क्या हो जाएंगे, क्योंकि सभी के अपवाद भी उपस्थित है, इसके अपवाद हो जाएंगे वह क्षेत्र अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा या भारतीय सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। पांचवें पॉइंट की अगर बात करें, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की आजादी, यानी कि पांचवा पॉइंट कहता है किसी भी राज्य में बसने, स्थायी रूप से बसने की आजादी। किसी भी क्षेत्र या भारतीय क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में स्थायी रूप से बसने की आजादी। अगर हम इसके भी अपवाद की बात करें तो ये भी आपका हो जाएगा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को छोड़कर। छठे पॉइंट की अगर बात करें, छठा पॉइंट कहता है व्यापार करने की आजादी, व्यापार करने की आजादी, और इसके अपवाद भी हो जाएंगे गैर कानूनी व्यापार। तो ये थे 6 पॉइंट की व्याख्या, और इससे आगे की जो कक्षाएं होगी उसमें हम इनके एक एक पॉइंट के बारे में डीपली यहाँ पर अध्ययन करेंगे और विस्तृत जानकारी उसके तहत हम लेंगे। चलिए, इसमें आज की क्लास जो ज़्यादा बड़ी नहीं थी और ज़्यादा इसमें कोई विस्तृत या कोई कठिन वर्ड भी नहीं है जिसके यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाए। केवल इतना समझिए कि जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, आने वाली क्लास में एक एक पॉइंट के बारे में हम विस्तृत जानकारी यहाँ पर लेंगे, क्योंकि आर्टिकल 19 काफ़ी बड़ा है और उसमें काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट के केस भी आपको पढ़ने होंगे, कम से कम 10, 12, 15 तो आपको पढ़ने ही होंगे। चलिए ठीक है, फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर कल शाम की क्लास में। तब तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।